डॉक्टर श्रीनाथ यादव जी, मोस्टली आप लोग जानते होंगे इनको, और ऑलरेडी ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के ही हैं, आप लोगों के सीनियर हैं और काफी अच्छा लंबा तजुर्बा है इनको स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। ग्राउंड डेटा कंपाइलेशन और सिमुलेशन का काम किया है सर ने, सर्वे शेड्यूल्स डेवलप किए हैं, सर्वे जो प्राइमरी सर्वे आप लोग करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में, उन पे भी काफी अच्छा आपका वो है। और इस समय ये गिरी इंस्टीट्यूट के साथ एज अ कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं। हमारे जो डीईएस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आपको सुबह प्रोफेसर प्रमोद कुमार डायरेक्टर सर ने भी बताया था कि 16 प्रोजेक्ट्स आर एलोकेटेड टू अस गिरी इंस्टीट्यूट में, और उसमें से एक प्रोजेक्ट में सर हैंडीक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, उसमें एसोसिएटेड है, और ऑफ एंड ऑन हम लोग सर की मदद लेते रहते हैं। अभी भी बैठ के हम दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सर से पूछे थे कि इसको किस तरह से करें। भाई हमसे सीनियर आदमी है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग उनसे गेन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने आप में कर सकते हैं। सर जो है एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर रहे कानपुर डिवीजन में, और फुल टाइम आपका काम रहा है 5 years 9 months का जो है वो रहे हैं वहां पर, और डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन में ही सर ने लखनऊ हेडक्वार्टर में भी काम किया हुआ है। और स्किल्स के नाम पर सर पे जो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड एनालिसिस, different presentations sir have been performing, econometric data analysis, supervisory skills, statistical data analysis, large scale sample survey design and their implementation। तो इन सब यूनिट लेवल डेटा कैसे करते हैं, कैसे स्केल अप करते हैं, कैसे उसको एस्टिमेट करने के लिए उसको बेस मान के हम लोग आगे काम करते हैं। सर का इसमें बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है। And he has been supervising and conducting poverty and social monitoring surveys of Uttar Pradesh government and main instrument for analyzing collected data and writing reports based on it for the last poverty and social monitoring surveys of UP। इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की सर के हैसियत से सर ने जून 1992 में ज्वाइन किया था, एंड उससे आगे बढ़ते बढ़ते सर यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड आप लोगों के लिए फायदेमंद है कि आप इनके वास्ट एक्सपीरियंस से अपने आप को स्केल अप कर लें। कुछ भी प्रॉब्लम आपके फील्ड लेवल पे जो भी आती हो उसको आप डिस्कस करना चाहें सर को कर लें। तो सर अगले 2 लेक्चर सर के लिए हैं, कैसे सर्वे शेड्यूल बनते हैं, कैसे डेटा एनालिसिस उसका होता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, इस पे आपको डिलीवर करेंगे। ओवर टू यू सर। वो भी मेरे को नहीं जानते होंगे, मैं भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज आप लोगों के साथ में काफी 30 years तक डिपार्टमेंट में था, आप लोगों के साथ में पुनः आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनके साथ में काम किया उन्हीं के साथ में पुनः कुछ उसी जैसा कुछ करने के लिए हम लोग जो है अपने व्यूज शेयर करने के लिए यहाँ पर है। यहाँ पर कई लोग हमारे जो है पहले साथ में काम किए हैं। देखिए इसमें से तो प्रोमिनेंट शक्ति, नीलम और पूनम उधर है, शालिनी है, राजेंद्र तिवारी जी है। ये समझ लो कि पूलिंग 2 डेटा सेट को पूर्ण करने के मास्टरी किया, लेकिन यार मास्टरी करके चले गए। ऐसा विभाग में होता है हमारे, जो कोई मास्टरी करता है उसको बाद में फिर करने के लिए मौका नहीं मिलता, फिर इधर उधर खिसका दिया जाता है। मेरा तो व्यू है भाई जो जिस फील्ड में है उसमें काम करने दिया जाए तो अच्छा रहता है। और जब मैं विभाग में ज्वाइन किया तो सीनियर से बातचीत जो हुई वहां पर ये रहता था कि भाई यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट, 2 डिवीजन आप जो देखता है, अगर काम करता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। एक था इकोनॉमिक स्टेट इनकम डिवीजन और एनएसएस जो टाइप के। तो उसी स्पीड से मैं सर्वे वगैरह से पहले इन्वॉल्व था, फ्रॉम रिसर्च
स्टैटिस्टिशियन है, स्टैटिस्टिक्स था। बीएससी में भी प्रोजेक्ट वर्क किया था, एमएससी में भी, पीएचडी में भी था। तो इंटरेस्ट था, तो सर्वे से रिलेटेड मैं एनएसएस में आया। तो एनएसएस करता रहा, उसी स्पीड से मुझे न किसी से मतलब और सब चीज़ें से रहता था, ना क्या हो रहा, क्या गवर्नमेंट को हो रहा, केवल काम टू वर्क, केवल काम से काम। लेकिन 2006 में फर्स्ट टाइम वो मिथ टूटा कि नहीं भाई, उसके हिसाब से नहीं, कुछ व्यवस्था के हिसाब से भी चेंज हो जाता है। 2006 में मैं ट्रांसफर हो गया अम्बेडकर नगर। फिर 2008 में फिर नीट डिपार्टमेंट में महसूस की इनके प्रकार, तो फिर 2008 में मैं मुख्यालय फिर आया। तब से फिर 2017 जून जुलाई तक मुख्यालय पर था, फिर मुख्यालय से ट्रांसफर हो गया कानपुर। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम बताया, शक्ति है, नीलम है, ये सब सालनी है, ये सब स्पेशली जो है डिपार्टमेंट के लिए ऐसे हैं। वैसे आदमी, वैसे एम्प्लॉय बनाना बड़ा मुश्किल है। जिस लेवल की जानकारी रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हटाने का वो ये लोग तो बैठे हैं कुछ इनपुट देते हैं। तो ये हिस्ट्री है। चलिए आप लोगों के साथ में, इसमें बहुत सारे लोग एनएसएस से रिलेटेड हैं। हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग तो फील्ड में हो सकता है एसटी एनएसएस का भी काम कर रहे होंगे। क्यों, कोई है इसमें? अपर शांति अधिकारी रापरासा है, कितने लोग? 1 2 3। नमस्कार, कहिए भाई आपको। आप बदल दिए साइड क्या? आपने बंद कर दिया? हाँ हाँ, अच्छा। और भाई आप? हाँ हाँ, आगरा में तो पता है भाई, आगरा में तो। चलिए ठीक है। जो लोग एनएसएस से वेज नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मैं एनएसएस के विषय में बताना चाहूँगा। डिपार्टमेंट में ये ऐसा काम है, किसी न किसी टाइम सबको करने की आवश्यकता पड़ती है फील्ड में। शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर रेडी मटेरियल कुछ दिया गया है, उस रेडी मटेरियल को आप लोग स्टडी करिएगा। मोस्ट ओनली वेबसाइट से लेकर के दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें बची हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों के स्पेशली जिस लाइन में काम करते हैं उसके लिए उतना यूजफुल हो सकता है, न हो। तो हम ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। जो हो सकता है आप आगे यूज करें, या जिस भी पोजीशन में है, कहीं सर्वे प्लान करना है, उसके लिए ज़रूरत पड़े, आपकी आवश्यकता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई महसूस करे, तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। आजकल फील्ड में बहुत ज़्यादा ऐसा पड़ता है। मुझे याद है, मैं अम्बेडकर नगर पोस्ट हुआ, वहाँ पर प्लांटेशन का था एक इशू। कोई एडीओ थे उसके पंचायत के, उन्होंने प्लांटेशन कराया था, उसके खिलाफ कोई शिकायत किया, तो जांच के लिए उसमें लाखों बहुत सारे पौधे लगे थे। तो उस समय हमने फिर अपना जो पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, सैम्पलिंग, वो टेक्निक यूज करके अपना जितना भी कमी बेसी था उसको निकाला, कैलकुलेट किया, भाई इतने % इनको जो है ये गड़बड़ जो भी चीज़ें हैं, उससे रिकवरी का भी इशू हुआ, रिकवरी भी हुआ, पनिश हुआ आदमी जो है। तो समय समय पर इवेल्युएशन करने के लिए
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो हो सकता है जो यहाँ पर हम चर्चा करें या सेंसिटाइज करें, उसको आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। और ज़िले में आपके डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट से अलावा और कोई इस तरीके की चीज़ करने वाले ज़्यादा कोई नहीं। सभी लोग, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, चाहे CDO है, और कोई डिपार्टमेंट का काम हुआ ऐसा आया तो आप ही के डिपार्टमेंट पर निगाह रहती, भाई फलाना कर देगा, उसके आप लोग तो हम लोग ये सैम्पलिंग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ हम लोग कोई सर्वे करना है आपको, डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। और उसके हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव को अब जो सर्वे डिसाइड किया जाता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया तो फिर क्योंकि हम लोग सैंपल सर्वे करने जाएंगे, फिर इसके बाद टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, इसके विषय में सोचना होता है। पॉपुलेशन का मतलब समझते सभी लोग? ये आप बताओ भाई, पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन जो उसके जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके अंदर जो पॉपुलेशन आ रही है। एग्जाम्पल कोई दीजिए। हेमलेट जिसको बोलते हैं। नहीं, एग्जाम्पल दीजिए, ये कुछ सही नहीं बैठ रहा है। और कोई बताइए। और कोई एक्सप्लेन करिए। सर अगर जैसे सर्वे सपोज दैट हमें डायबिटीज पेशेंट्स पे लेना है, तो एक उनकी पूरी एक सूची बना लेंगे वो पॉपुलेशन। यस, मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन वही होगा जो ऑब्जेक्टिव अपना है, जिसके विषय हम जानकारी लेने वाले हैं, वो पहले लिस्ट चाहिए। वो कैसी लिस्ट मिलेगी? ये पॉपुलेशन का मतलब हुआ सीधे केवल ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं। अगर आप इंटरप्राइज का सर्वे करने जाने वाले हैं तो आपको इंटरप्राइज से रिलेटेड चीज़ें चाहिए फ्रेम बनाने के लिए, उसके कहाँ से डेटा लेंगे। लाइव स्टॉक का करने वाले हैं तो लाइव स्टॉक सेंसस जिससे होता है वो फ्रेम का काम करता है। ऐसे डिफरेंट सिचुएशन जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसी हिसाब से पॉपुलेशन डिफाइन होती है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन मतलब नहीं केवल ह्यूमन पॉपुलेशन की बात होती है, कोई भी हमारी पॉपुलेशन हो जाती है यूनिवर्स, इसको यूनिवर्स भी कहते हैं, समग्र, जहाँ से सैंपल को ड्रा किया जाना वो चीज पॉपुलेशन कहलाती है। इसके बाद आता है सैंपलिंग फ्रेम, कॉन्सेप्ट आता है सैंपलिंग फ्रेम। फ्रेम अभी जैसा आपने बताया लिस्ट, डायबिटीज का सर्वे करने वाले हैं तो डायबिटीज की लिस्ट कोई जिस एरिया में है मिल जाए तो उससे कुछ सैंपल आप ड्रा करेंगे। इसी प्रकार से और जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें अपना फ्रेम चूज करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कहाँ से इसका डेटा मिलेगा, कहाँ से हम सैंपल ड्रा कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू रहता है। और जब भी कोई सर्वे डिज़ाइन करना होता है, स्पेशली ऐसे सर्वे जिसमें आपको एस्टिमेट देना है या ओवरऑल आपको कितना अनुमान देना कितना है, मतलब पूरी यूनिवर्स पूरी पॉपुलेशन के विषय में आपको एक फिगर देना है, तो वहाँ पर फ्रेम की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा, किसको आप सैंपल करने वाले हैं। जैसे अभी NSS वगैरह में होता है सैम्पलिंग यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो होती है विलेजेस होती है, रूरल एरिया में, अर्बन में, न्यूमरेशन ब्लॉक्स,
और यूकस ब्लॉक्स टाइप के होते हैं। तो पहले सबसे पहले कहाँ पर जाने वाले हैं वो होता है, फिर एक होता है सैम्पलिंग अल्टीमेट स्टेज यूनिट, एक होता है कहाँ पर अल्टीमेटली आप सर्वे करने वाले हैं। जैसे गांव में, गांव तो सेलेक्ट हो गया, सैम्पलिंग यूनिट एक हो गया। इसके बाद गांव के भीतर जब जाते हैं आप लोग, जो भी एनएसएस से रिलेटेड होंगे, तो हाउस होल्ड कहीं सेलेक्ट करते हैं, कहीं इंटरप्राइज सेलेक्ट करते हैं। अगर इंटरप्राइज वाला सर्वे रहता है तो इंटरप्राइज सर्वे सेलेक्ट करते हैं। अगर हाउस होल्ड एक पॉपुलेशन से रिलेटेड रहता है तो वहाँ पर हाउस होल्ड सेलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेट स्टेज यूनिट एक होती है। एक सैम्पलिंग डिज़ाइन, कैसे कैसे सैंपल ड्रा हम करेंगे वो पूरा खाका बनाना पड़ता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा सैंपल, हमारा जो ड्रा करेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव है। कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है भाई, आप लोग कुछ बताओ। कुछ बोलिए भाई, सबका प्रतिनिधित्व हो जाए। हर ग्रुप से आना चाहिए, हर ग्रुप के टाइप का वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आपने बताया कि हर ग्रुप का रहना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव जो भी पॉपुलेशन है उसके हर ग्रुप का, छोटा बड़ा सब कुछ का रहे, जिससे कि उससे जो अनुमान निकले वो ठीक ठाक निकले। ठीक ठाक मतलब क्या होता है? सुबह तो कुछ पढ़ाया गया रहा होगा ना, सुबह के सेक्शन में। सुबह स्टैटिक्स था सर। हाँ, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया था ना, उसी में सबसे पहले चीज चैप्टर आया होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। दो चीज पढ़ाई गई होगी, हैं? एवरेज के आसपास है। एवरेज के आसपास रहे। ऐसे कैसे मेजर कैसे होता है, मापते कैसे है इसको, मापने का तरीका होता है ना, हैं? ये मीन मीडियम मोड क्या चीज है? नहीं, ये कभी शक्ति नहीं बोला। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक चीज है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के मीन मीडियम मोड ये सब दुनिया भर के एवरेजेज हैं। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट को यूज किया जाता है। उसी तरीके से और एक तो ये हो गया, एवरेज तो बहुत तरीके से निकल सकता है। 2 नंबर का 3 नंबर का भी एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा है बुरा है एवरेज आपका, उसको कैसे मापते हैं? कोई क्लू दीजिए थोड़ा सा भाई। उसके वेरिएशन लिमिटेड रहना चाहिए, जो है बहुत ज्यादा वेरी ना करे हमारे रिजल्ट से। वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। केंद्रीय क्या कहते हैं वो? विचलन है। विचलन की मापे दो हिंदी में बहुत चलते हैं। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में जो भी सर्वे या जो भी काम करते हैं लोग, इसी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो भी एवरेज या रेशियो जो भी आए वो ठीक ठाक रहे। ठीक ठाक इन द सेंस उसमें डिस्पर्सन कम से कम रहे, मिनिमम रहे, ठीक है। उसी को मिनिमाइज करने के लिए जो होता है सैम्पलिंग, जो डिजाइनें की जाती हैं, एक्चुअली सोशल फिनोमेना इतना हेट्रोजीनियस है, उसको करने के लिए बहुत तीन तिकड़म करने पड़ते हैं। अगर होमोजीनियस रहता तो ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन होमोजीनियस नहीं है। कोई होमोजीनियस का एग्जाम्पल देंगे? होमोजीनियस पॉपुलेशन ऐसी हो जो होमोजीनियस हो, तो एक पर्टिकुलर जात का एक गांव हो, है पर्टिकुलर जात का एक गांव हो, नहीं, उसमें भी हेट्रोजेनिटी रहेगा। आइडियल एग्जाम्पल देंगे कोई? जैसे एक ही पोस्ट पे सारे लोग हैं तो जैसे कि सैलरी ऐसी हो,
बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और मैं अधिकतर लोग सर एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, खेती वगैरह। हाँ, लेकिन इसमें भी डिस्पर्सन होगा। लेकिन सबसे होमोजेनियस आपको मैं बता दूँ, इससे होता है ब्लड का सैंपल लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, कहीं से भी लीजिए। एक आदमी का ब्लड का सैंपल जो है बहुत ही लिटिल मात्रा में 1 mg वो जब शुगर का मेजरमेंट करते हैं, घर पर ही टेस्ट करते हैं, पिन करते हैं, जरा से निकलता है, उससे टेस्ट कर लेते हैं, पूरा ब्लड का शुगर का लेवल क्या है पूरा बता देता है। इसका मतलब बॉडी हमारे जो है वो होमोजेनियस पॉपुलेशन से आ रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा, बहुत ही लिटिल अमाउंट जरूरत पड़ता है। ये आइडियल एक तरीके से ब्लड का एग्जाम्पल है। ब्लड का एग्जामिनेशन जो होता है बहुत ही होमोजेनियस टाइप, लेकिन अपना जो है सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना है इतना होमोजेनियस नहीं। तो हेट्रोजेनियस हर जगह होता है, उसी को होमोजेनियस पार्ट में डिवाइड करके जब सैंपल लिए जाते हैं तो वो बेटर हो जाता है। उसमें जो वेरिएशन जो कहते हैं डिस्पर्सन जो है कम होता है। तो वही सब चीज़ें आएंगी, वो सैम्पलिंग डिज़ाइन का पार्ट होता है। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी हमारी, इस पर भी बात करनी कैसे कैसे करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बहुत आइडियल तरीके से बना दो, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये भी देखने वाली बात रहती है। इसलिए व्यवहारिकता भी इन सब चीज़ों में देखना बहुत जरूरी रहता है। केवल बैठ करके ऑफिस में बैठ करके कोई चीज़ बना लेना वो दूसरी चीज़ है, लेकिन फील्ड में इम्प्लीमेंट करना वो दूसरी चीज़ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ बने जो व्यवहारिक हो, वो भी रहे। अनबायस्ड, एक वर्ड आता है अनबायस्ड। अनबायस्ड वर्ड सुना है सभी लोगों ने, हैं? क्यों? किसी के प्रति पर्टिकुलर चीज के प्रति किसी से ना दोस्ती है ना किसी से बैर है, कुछ भी वो जो रहे अनबायस्ड आना चाहिए, किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं रहना चाहिए। तो स्ट्रेटजी सैम्पलिंग में जो भी अपनाई जाए वो अनबायस्ड रहना चाहिए। मतलब कि हम पॉपुलेशन मान लीजिए करने जा रहे हैं, लिविंग कंडीशन मेजरमेंट का सर्वे करने जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा ना करें जहाँ पर अच्छे तालिका वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं का सिलेक्शन कर लें। छोटे वाले स्लम वाले या छोटे घर वालों को न करें। तो ऐसा नहीं करने का भाई, अपने हिसाब से नहीं, अपने मन से नहीं, उसको नियम कायदे से हम करेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स में थियरी बोलती है अनबायस्ड हिसाब से करेंगे, न कि अपने मन से। जो थियरी बोलेगी उसके हिसाब से करने की कोशिश करें, उसमें मैनिपुलेशन नहीं। कॉस्ट कंसिडरेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई बहुत अच्छा प्लान तो बना देंगे, लेकिन उसके लिए पैसा, उसके खर्चा कहाँ से आएगा। बजट कंस्ट्रेंट हमेशा रहता है, इसलिए कास्ट का कंसिडरेशन भी करना बहुत जरूरी होता है। बजट के हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए, न कि आउट ऑफ बजट चला जाए। हमें रेफरेंस रिपोर्टिंग पीरियड्स के विषय में भी क्लियरली पहले से जानकारी हो जानी चाहिए। किस पीरियड के लिए हम डेटा ले रहे हैं, किस पीरियड में का ये डेटा देगा, रिपोर्ट पीरियड क्या रहेगा, डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या रहेगा, क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल। दो चीजें हैं, शेड्यूल कभी आपके लिटरेचर में ही देखिएगा कुछ दिया गया है, उसको जो थोड़ा बहुत देखा होगा, मतलब कि इसमें आप अमूमन जा करके पूछते हैं कुछ आदमी से पूरा कि भाई आप बताओ आपका एज क्या है, उससे पूछकर उससे लिखते हैं आप। क्वेश्चनियर में यस नो टाइप का अधिकतर ज़्यादा रहता है, ये में डिफरेंस रहता है। प्लानिंग ऑफ पायलट सर्वे ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई सर्वे, बड़ा सर्वे आप करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो क्वेश्चनियर या शेड्यूल बनाया है और डिज़ाइन जो बनाया है उसको फील्ड में ले जा करके पहले टेस्ट कर लीजिए
कि वो कितना सही है और कॉन्सेप्ट डिफिनेशन जो चीज़ आप लोग यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंगली डेटा आ रहा है कि नहीं डेटा आ रहा है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स हैं तो उसको फिर आकर के पायलट सर्वे के बाद जो है उसमें अपने शेड्यूल और डिजाइन में अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज, तभी सही हो पाता है। डिफरेंट टाइप के जो सर्वे टेक्निक्स होती हैं उनको पहले लिटरेचर देख लेने की जरूरत रहती है, जो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बेस्ट सूट करे, उसी टाइप का चीज यूज करने का रहता है। कुछ मिलता जुलता चीज रहना चाहिए। कोई भी प्रोसीजर अपनाइए, पहले से वो प्रोसीजर यूज हो रहा हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? अगर कोई मान लीजिए एस्टिमेट उसी जैसा पुराना कुछ है, मिला हुआ है, कोई अनुमान है, तो उससे कुछ क्रॉस चेक कर ले, न कि ऐसा कुछ आप नया ऐसा अजूबा दे दें कि जो जिसे कोई एक्सेप्ट करने की स्थिति में ना, तो एकदम से पूरा नया नहीं रहता है। मतलब फील्ड में पहले से काम हुए रहते हैं, उससे मिलता जुलता कुछ रहना चाहिए, डिजाइन रहता तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर एकदम प्योर न्यू कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ है, अदरवाइज जो हमेशा डिजाइन या क्वेश्चनियर में पूरा का पूरा बदल देने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा बदल देते हैं आप तो कंपेरेबिलिटी नहीं रहती है, आगे पीछे से क्या कनेक्शन है, टाइम के हिसाब से चेंजेस क्या हो रहे हैं, आप कुछ नहीं बता पाओगे। इसलिए जो भी सर्वे की टेक्निक है उनको रिव्यू करके उसमें से जो बेस्ट लगे, जो ज़्यादा दिन तक चलने वाली रहे, बाय द वे उसी टॉपिक पर फिर सर्वे करना पड़े तो उसी जैसा सर्वे फिर लॉन्च करना पड़े तो फिर उसी तरीके से हम करें, न कि ऐसा एक ऐसा कर दें जो आज किए कल दूसरी बार फिर चेंज कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सर्वे प्लानिंग फ्रेम, जब प्लान करते हैं सर्वे सबसे बड़ा इशू आता फ्रेम का। फ्रेम कहाँ से हम सैंपल ड्रा करें, ये बहुत बड़ा इशू होता है। इसमें कोई नया सर्वे प्लान करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर लार्ज स्केल आपको करना है, छोटा मोटा करना है तो दूसरी चीज हुई। बड़ा सर्वे कंट्री वाइड, स्टेट वाइड, डिस्ट्रिक्ट वाइड करना है तो बड़ा भारी इशू होता है। अभी हम लोग यहाँ पर दिल्ली में हैं, बहुत सारे सर्वे यहाँ पर भी लॉन्च हो रहे हैं। इससे है ये हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट आया हुआ है। अब इसके फ्रेम बनाने में बहुत ही हमको भी स्ट्रगल करना पड़ा। अल्टीमेटली जो अवेलेबिलिटी है ओनली इकोनॉमिक सेंसस का, इकोनॉमिक सेंसस का डेटा कुछ है जिससे कुछ हम बना सकते हैं, लेकिन वो भी फुल्ली नहीं है, क्योंकि फुल्ली ये सब पूरा वो दूसरा पर्पस था और ये दूसरा पर्पस ये स्पेसिफिक सर्वे है। तो यहाँ पर बड़ा भारी इशू, मतलब कि हम सभी गांव में नहीं जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका रिसोर्स नहीं है, तो जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंटरप्राइजेज होंगी वहीं पर जाना है। तब अब इसमें भी आता है हैंडीक्राफ्ट टाइप के बहुत सारे टाइप हैं। अब जो एक्टिविटीज लिखी गई 144 इकोनॉमिक सेंसस में एक्टिविटीज हैं, अबाउट 135 के आसपास तो अच्छी मतलब जो प्रोमिनेंट प्लेसेस पर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अब उसमें से उनको छापना बड़ा ही टेढ़ा काम हो रहा है, लेकिन उस पर सोचते सोचते विचारते किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि अब इसी आधार पर कुछ करेंगे, क्योंकि उसमें भी जो इकोनॉमिक सेंसस में भी दिया गया है एक एनआईसी ऐसी है 139 3 डिजिट पर। उधर क्लॉथिंग से रिलेटेड कपड़ों के बहुत सारे, उसमें जो हैंडीक्राफ्ट इंटरप्राइज अबाउट 40% उसी में आती है, 40% ओवरऑल। मतलब कि कपड़े से संबंधित जरदोजी हुआ, आपका ये क्या कहते हैं चिकनकारी हुआ, और ये और कारपेट वगैरह का सब कुछ उसी में सब कुछ आता है, अबाउट 40%।
लेकिन किसके सहारे उसको अलग करें, उसमें कोई चीज नहीं है। उस डेटा से ऐसे सीधे हम नहीं पता पाए, क्योंकि वो चीज अलग हो गई 4 डिजिट एनआईसी या 5 डिजिट एनआईसी के पास। वो एनआईसी केवल 3 डिजिट पर है, 3 डिजिट से वो क्लियर नहीं, तो वो उसको बाइफर्केट करना बड़ा टेढ़ा काम हो गया। तो किसी तरीके से उसको जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, उनके हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके करने की कोशिश हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी सर्वे करने के लिए। इकोनॉमिक सेंसस के अलावा कोई ऐसा फ्रेम नहीं है जिससे हम लोग सहारे गए। पहले इसमें काम हो रहा था, हम लोग एक्सप्लोर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट का है, वो भी काम करता है, बहुत सारी स्कीमें चलाता है, लेकिन डेटा का मैनेजमेंट, डेटा रखने का तरीका वहां पर कोई वैसा सिस्टमेटिक है नहीं। सिस्टमेटिक है नहीं मतलब भाई सेंसस में आप देखते हैं विलेज का कोड होता है, तहसील का कोड होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो यूनिकली किस गांव में हमको जाना है, किस विलेज क्या करना है, किस इन्यूमरेशन ब्लॉक में जाना, उससे हम वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई सिस्टमेटिक डेटा नहीं है और उसको बनाने में भी बहुत टेढ़ा है और पूरी एरिया को कवर नहीं करता है। तो बहुत सारे इश्यूज आए, तो उस पहले तो उसी पर हम लोग चलने का सोचा था, लेकिन वो फिर प्लान छोड़ दिया गया। फिर इस पर इकोनॉमिक सेंसस को देखा गया कि इसमें डेटा इनिशियली अपने डिपार्टमेंट में भी एज इट इज अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। वो तो संयोग से हम लोग वेबसाइट को सर्च किया, वेबसाइट को इंटरप्राइज लेवल का डेटा रखा है, सेंट्रल की वेबसाइट पर इंटरप्राइज लेवल का डेटा रखा है। तो उससे काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब उसके जरिए ये हम छांटने में कामयाब हुए कि कितने गांव में हैंडीक्राफ्ट है, कितने अर्बन एरिया में, अर्बन इन्यूमरेशन ब्लॉक में, सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक में हैंडीक्राफ्ट है। तो क्योंकि पूरे स्टेट में उस तरीके से करें, मान लीजिए पूरा ऐसे ले लें जैसे नॉर्मल इंटरप्राइज सर्वे होता है, तो उसमें दिक्कत उसमें सभी तरीके की आती है। ये स्पेसिफिक है तो वो नहीं आएगा तो बेकार हो जाए। कोई आदमी जाएगा तो केवल हो सकता है इसको न मिले तो फिर क्या करेगा। तो इसमें सहूलियत हुई कि उसको लिया, फिर उसमें से फिर देखने की कोशिश किया कि जो हमारा सिलेक्शन के लिए कितना कम से कम है। मान लीजिए हम 15-16 का मान रहे हैं, 15-16 यूनिट हम इंटरप्राइज का सर्वे करें, जिन गांव में 15-16 से ज्यादा है उन्हीं गांव को हमने छांट लिया, उनको फ्रेम बनाने की कोशिश। तो उस तरीके से बन करके अबाउट 2-2.5 हजार के 90,000 जो गांव थे इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से, और उसमें लगभग 70-72 में कोई आर्थिक कार्यकलाप इंटरप्राइज थे इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से। उसमें से मात्र 18,000 के आसपास में तो ये है, क्या नाम है, हैंडीक्राफ्ट। और उसमें से भी जब छटनी स्क्रीनिंग की गई तो मात्र जो है 15-16 से ज्यादा वाले जो है केवल 2,000 के 2,000-2,500 गाँव में निकले। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर वो करने का पड़ा। मेरा कहने का मतलब कि आपको फ्रेम बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कहाँ से फ्रेम ले जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से सैंपल ड्रा करके उस वहां से स्पेसिफिक मिले, इस पर सोचने की बात रहती है। जल्दीबाजी में वाला काम नहीं रहता। एनएसएस वगैरह में 2 तरीके का फ्रेम यूज होता है। आप लोग जो एनएसएस का काम किए होंगे, 2 तरीके का, एक पॉपुलेशन बेस्ड होता है, जनगणना वाला होता है, दूसरा इकोनॉमिक सेंसस से रिलेटेड इंटरप्राइज बेस्ड सर्वे वाला होता है। दूसरा यही 2 फ्रेम अमूमन यूज होते हैं।
और एक अर्बन एरिया में एनएसएसओ में एक यूपीएस ब्लॉक का नाम सुना होगा, जो एनएसएस कर रही है यूपीएस ब्लॉक। कितने लोग यूपीएस ब्लॉक का नाम सुने हैं? क्या होता है यूपीएस ब्लॉक? क्या होता है, कैसे बनता है? एनएसएसओ वाले बनाते हैं कुछ कुछ दिनों पर, पूरा ये कुछ कुछ दिनों पर रिवाइज करते रहते हैं, 5 वर्ष बाद बनाते हैं। अपडेट है भाई, एग्जैक्टली आएगा। देखो यूपीएस ब्लॉक जो बनते हैं एनएसएसओ बनाता है, सही बात है, एकदम एग्जैक्ट है। अर्बन एरिया में कोई सर्वे करने के लिए या तो जनगणना का चीज है या तो लाइव स्टॉक सेंसस वगैरह का होता है या आर्थिक गणना का है। लेकिन एनएसएसओ अर्बन एरिया में अपना सर्वे कंडक्ट करने के लिए रेगुलर और जो सर्वे होते हैं, क्योंकि ये सब लाइव स्टॉक सेंसस या सब जो मुझे लगता है 10-10 साल में होते हैं तो दिक्कत होता है, तो अर्बन फ्रेम सर्वे करता है, अर्बन एरिया फ्रेम सर्वे यूपीएस ब्लॉक। वो 100-125 हाउस होल्ड पर एक ब्लॉक बनाता है, तो आइडेंटिफिकेशन उसका रहता है, उसके ब्लॉक पर क्या क्या उसको नक्शे के आधार पर पूरा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अभी आशुतोष ने बताया 5 साल में कुछ करते हैं उसमें, मतलब कि हर एक यूपीएस ब्लॉक को 5 साल के भीतर एक बार रिविजिट एनएसएसओ वाले अनिवार्य रूप से करते हैं। किस लिए बताइए, बताओ भाई, आप तो उसी सेक्टर में कुछ ऐसा रूरल एरिया ऐड हो गया हो अर्बन में या इसी तरह एक्सप्लेन। हाँ, रूरल एरिया अर्बन में ऐड हो गया होगा और इस बीच पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो जो 200 तक हाउस होल्ड का है क्राइटेरिया, उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर उसमें लिस्टिंग वगैरह करने में दिक्कत होती है, उसको बाइफरकेट करते हैं, फिर अलग से बनाते हैं। मुझे याद है 96 वाला जब इकोनॉमिक सेंसस हो रहा था यहाँ पर, अपने यहाँ के इन्वेस्टिगेटर थे, वही तेलीबाग वाला एरिया कौन सा है अपना जो कैंटोनमेंट के आगे तरफ, जो तेलीबाग क्या नाम बोलते हैं, तेलीबाग नाम देते हैं ना, उधर का कोई एरिया पड़ा था, एक इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक उनको मिला था, वो महीनों सर्वे वहां पर किए। अब बताओ महीनों सर्वे क्यों किए वहां पर? बहुत बड़ा होगा, कहते हैं 150-150 हाउस होल्ड पर ही बनता है। हाँ, बना होगा, मतलब जियोग्राफिकल एरिया का फाउंडेशन नहीं है तो काफी एरिया का लेकर के उसको बना दिया था भाई, इसमें इतनी बड़ी एरिया में, मतलब जो आउटर स्कर्ट रहते हैं एरिया, बहुत ज्यादा एरिया लेकर के 200-250 हाउस होल्ड मिलते हैं। जब इस बीच अर्बनाइजेशन होता है, लोग घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, उसमें बहुत सारी आबादी आ गई। अब उसको लिस्ट करते करते भाई इकोनॉमिक सेंसस में पूरा कंप्लीट इन्यूमरेशन होना था, उनको महीनों लग गया करने। इसीलिए एनएसएसओ जो है इसको प्रत्येक 5 साल पर पूरा का पूरा विजिट कर डालते हैं, मतलब कंटिन्यूअस इनका राउंड 5 साल का चलता है। मतलब एक 5 साल खत्म होगा, दूसरा राउंड जो शुरू होगा दूसरे का पूरा देखेंगे जो नहीं पहले देखा गया। मतलब 5 साल के भीतर हर एक यूपीएस ब्लॉक को एक बार विजिट कर लेना मैंडेटरी टाइप का रहता है भाई। वहां पर कोई बढ़ोतरी, स्पेशली अगर बड़ा है तो उसको कट कर देते हैं। इसीलिए देखते होंगे कभी कभी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। किसी किसी जिले में जल्दी वाला यूपीएस हो गया रहता है, किसी किसी में पुराना ही चलता रहता है। जो फ्रेम का आता है एनएसएस में देखते होंगे नीचे फ्रेम लिखा रहता है, कई फ्रेम लिखी जाती है, पुराना नया, और उसके अलावा कुछ और दूसरा भी दिया रहता है। हाँ, ईयर लिखा रहता है, मतलब 5 साल का दिया रहता है उसमें लिखकर। तो इसलिए भाई ये वहां से इस जिले का जो सेलेक्ट किया गया है, ये फलाने ईयर वाले हैं, ये फलाने, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए। फ्रेम कोड होता है सर, उसमें ये लिखा हुआ है। हाँ, फ्रेम कोड लिखा रहता है। फ्रेम कोड मतलब किस साल के भीतर वो सर्वे पूरा होकर तैयार हुआ। तो अर्बन एरिया में यूपीएस ब्लॉक होता है, एनएसएसओ तैयार करता है, वो किसी दूसरे को अपना सर्वे करने के लिए देता नहीं फ्रेम। किसी दूसरे को गैर
सरकारी विभाग को, इवन सरकारी विभाग को भी देने में वो परहेज करता, अपने सेल्फ यूज के लिए है। डीएस वगैरह स्पेशली अगर डिमांड करते हैं, क्योंकि काउंटर पार्ट है भाई, करते रहे, अभी तो देते हैं, तो पता नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, दिक्कत करते हैं। तो अर्बन एरिया में जो है कोई मतलब बीच में 10 साल सेंसस के अलावा कोई फ्रेम अवेलेबल है तो यूपस ब्लॉक का है इस तरीके का। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग स्कीम, कौन सी सैम्पलिंग स्कीम हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये डिसाइड करना जरूरी होता है। अब जैसे अगर प्रॉपर अगर फ्रेम हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत होती है। दिक्कत तो ये होती है भाई कोई प्रोबेबिलिटी सैंपल ड्रा करना, प्रोबेबिलिटी सैंपल के लिए कोई फ्रेम की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो नहीं है तो फिर दिक्कत होता है। अगर प्रॉपर सैंपलिंग स्कीम नहीं अप्लाई गई तो सैंपल साइज डिटरमाइन करने का फिर इशू आता है, कैसे सैंपल साइज डिटरमाइन करें। सर्वे प्रिपरेशन, उसके लिए तैयारी करना, क्या क्या सर्वे में जरूरत पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चनेयर वगैरह का भी डिजाइन करना, एक दिन में तैयार होने वाला नहीं रहता है। आज आप सोचेंगे कल हो सकता है कुछ दिनों में बदल जाए, नई चीज आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनेयर बनाने हैं, शेड्यूल बनाने हैं आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करें और फिर से सही इंफॉर्मेशन एज पर ऑब्जेक्टिव आ जाए। ठीक है। पोस्ट सर्वे ऑपरेशन विषय में भी डिसाइड करना, फील्ड स्क्रूटनी, फील्ड में स्क्रूटनी किस तरीके के शेड्यूल पे करेंगे। जैसे एनएसएस में है आपके, आप लोग देखते होंगे जो भी फील्ड में होंगे, तो एक अपर सांख्यिकी अधिकारी रापरासा हर एक जिले में है। क्यों? किसी जमाने में प्रदेश में केवल 17-18 जगह पर, 21 जगह पर ऐसे एनएसएस थे। मंडल तो नहीं, वो बगैर मंडल के थे। एक ऐसे एनएसएस का कार्य क्षेत्र कभी कभी 2-2 मंडल में चला जाता था, 2-2 जिलों में ज्यादा ही करता था, कभी तो 2-2 मंडल में भी चला जाता था। तो उनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये तो बाद में डिसेंट्रलाइज हुआ है, जब कंप्यूटर जिलों में लग गए हैं हम लोग सामने। तो सबसे पहले हुआ 27-28 सेंटर को बनाया गया कि भाई जहाँ पर क्या ना कंप्यूटर वगैरह 27 जितने जिलों में कंप्यूटर लगे थे उनको उनमें एसएनएसएस किया गया। ठीक है। विधान केंद्र बना दिया था। फिर विधान केंद्र बना दिया गया जहाँ पर कंप्यूटर थे, ठीक ठाक स्टाफ वगैरह थे, उसको बाद में हर एक जिले को विधान केंद्र और एसएनएसएस सेंटर मतलब कि इसलिए किया गया कि भाई आप अपना काम स्वयं करिए, जिससे कि फास्टली डेटा फिर से मुख्यालय आ गए। एक जमाना था कि 4-4, 5-5 साल बाद रिपोर्ट छापने की स्थिति में हो पाते थे, रिपोर्ट छापने की स्थिति में हो पाते थे। स्कूटनी चलता रहता था। मुझे याद है 48 राउंड का शेड्यूल का स्कूटनी, 47 राउंड का स्कूटनी, ये 48 मतलब 92 का स्कूटनी। मुझे लगता है ये बहुत बाद में हुआ था ना, एक 2000 के आसपास स्कूटनी वगैरह शेड्यूल हो रहा है। हाँ, तो बहुत सारा इशू बना रहता था। बाद में अब ये हो गया कि जिस पीरियड में स्कूटनी नहीं हो पाती थी उस पीरियड में डेटा एंट्री वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है। ये स्टेज हो गई थी, मतलब कि सर्वे के 6 महीने के भीतर लास्ट CSMS जो था डेटा एंट्री वैलिडेशन, तो सर्वे के 6-7 महीने बाद वो पूरा डेटा रेडी हो गया था, मतलब कि अगला काम करने के लिए रेडी हो गया। तो आ जाता है धीरे धीरे इफिशिएंसी डिपार्टमेंट में आ गई। अब इधर कुछ फिर हुए हैं प्रॉब्लम। इसमें आता है कि कंप्यूटर स्क्रूटनी, मल्टीप्लायर्स, ये सब चीजें होती हैं, इस पर रिपोर्ट राइटिंग, ये सब दुनिया भर की चीजों को देखना जरूरी रहता है। ये सर्वे स्टार्ट करने के लिए उनको किनसे सर्वे कराना है वो आइडेंटिफिकेशन करना, और फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है।
फिर इसके बाद सर्वे स्टार्ट कराना, फील्ड वर्क का सुपरविजन, इफेक्टिव कंट्रोल मॉनिटरिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। कंट्रोल मॉनिटरिंग मतलब कि सर्वे के साथ साथ फील्ड इंस्पेक्शन जो आप लोग एसएनएसएस वगैरह करते हैं, दैट इज कंट्रोल, मतलब कि उसी के साथ साथ में करते रहते। फील्ड मतलब कि क्या है आप लोग का, इसमें देखते हैं कि एसएनएसएस जरूर गांव में एक बार जाएगा, मतलब कि इंस्पेक्टर का गांव में जाना कि जाता है, गया था कि नहीं। लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे घर से सब बना लिया होगा, तो कम से कम ये चीज इंश्योर किया है कि गांव में एसएनएसएस गया है, नंबर 1। मतलब सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर गांव में गए हुए हैं, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज है। इसके बाद वो डेटा जो कलेक्ट करते किए रहते हैं उसको भी देखते हैं, कितना वर्क प्रोग्रेस हुआ है वो देखते हैं। और इसके बाद फिर भी होता है, संख्याधिकारी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, महीने में 1 यूनिट में जाएगा, निरीक्षण करेगा जरूर। किस यूनिट में जाए, वाले 4 हो रहा 5 हो रहा, किस यूनिट में जाएगा पहले पता नहीं, कोई जो जा सकता है। इवन मंडलीय अधिकारी भी जाता है, मंडलीय अधिकारी को भी जाता है, राउंड में 2 बार जाना होता है कम से कम हर एक जिले में। पहले तो हर एक सब राउंड में जाना होता था, अब तो थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में मुख्यालय से भी आदमी आता था, प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत कई जगह पर मैं जाकर के वो नॉन इंस्पेक्शन भी किया हूँ कि आदमी पता चला कि वो है ही नहीं वहां पर। फील्ड में भी जाने पर नॉन इंस्पेक्शन हो जाता है, मतलब आप गए, प्रोग्राम लगा हुआ है फलानी जगह का, पता चला वहां पर गए तो आप मिले नहीं। तो ये सिस्टम बना हुआ, मतलब कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल पे सिस्टम बना हुआ, मतलब इंश्योर क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए सब बना हुआ कॉन्करेंट में, ये आप जो है इफेक्टिव फॉल्ट मॉनिटरिंग करते रहें। और इसके साथ साथ में मान लीजिए आप सर्वे निरीक्षण करने का, आप सभी लोग सुपरवाइजरी लेवल में अब किसी टाइम पर ये सेंसर भी बन सकते हैं और भी असाइनमेंट मिल सकता है। तो वो डेटा की क्वालिटी एश्योरेंस करना आपका रिस्पांसिबिलिटी बनता है, आपका रिस्पांसिबिलिटी, बेसिक रिस्पांसिबिलिटी होगी भाई डेटा कैसे। कभी जब कुछ होगा डेटा में प्रॉब्लम तो आप भी जवाबदेह हो सकते हैं। मतलब कि सर्वे के टाइम पर जो कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन को प्रॉपर तरीके से आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में एसएनएसएस का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर नहीं है तो कभी कभी दिक्कत होता है। मुझे याद है 64th राउंड 7-8 में सर्वे हुआ था, उसमें एक रिजल्ट आया हुआ तो माइग्रेशन का। मैरिज माइग्रेशन होता है, वो माइग्रेशन का डेटा बहुत ही कम आ रहा था, तो इन्वेस्टिगेट किया गया, उसको डेटा को अंदर से देखने पर पता चला कि मैरिज माइग्रेशन, मैरिज के थ्रू एक गांव से दूसरे गांव में जो औरतें जाती हैं वो वाला माइग्रेशन ट्रीट ही नहीं किया गया था। इसका मतलब ये हुआ जो भी इन्वेस्टिगेटर थे या उस लेवल पर सुपरवाइजरी थे, जो भी चीज थे, वो उस कॉन्सेप्ट को नीचे तक पहुंचा नहीं पाए, ऊपर लेवल से भी उस तरीके से नहीं पहुंच पाए। मतलब कहीं देखिए कैसे होता है सिस्टम, ऊपर से मान लीजिए एक जगह हम गए तो वहां जो भी देखा उसमें कहीं कोई कमी बेशी पाई गई, उसके आधार पर पूरे स्टेट को उस तरीके से कमी हो सकती, तो सर्कुलेट उस रेट को होना चाहिए। और उसके आधार पर जब होता है तो यहाँ ठीक है इस तरह की कमी है, उस पर ध्यान आकर्षित हो गया। फिर इसी तरीके से इसका मतलब कि जो सुपरवाइजरी लेवल का है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इवन हेडक्वार्टर का, डिप्टी डायरेक्टर का, जो भी रोल होते हैं, जो जिस लेवल पर, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तब अपनी ड्यूटी करें तो बहुत अच्छा चीज आता है। नहीं तो अगर किसी लेवल पर स्लैकनेस हुआ तो दिक्कत होगा।
आपके कानपुर मंडल में मैं था, शुरुआत में मैं देखा मंडल में लिस्टिंग का तरीके ही गड़बड़ था। लिस्टिंग ही प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग ही नहीं होती थी। कहाँ से हेमलेट को काटेगा, कहाँ से क्या करे, कुछ नहीं, कुछ भी अपने मन मात्र अपना कर दिया। लेकिन बाद में जो लोग जो भी थे सभी अच्छे इतने सब समझ गए भाई कैसे करना है। बेसिक चीजें होती, बेसिक चीज से शुरू करो तो वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये सैंपल सर्वे का ये जगह गलती करोगे तो बहुत दूर तक उसका असर जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे आएगा। फिर आता है स्क्रूटनी ऑफ फील्ड इन डेटा, उसका स्क्रूटनी करने का काम होता है। इस डेटा एंट्री, वैलिडेशन एंड टेबुलेशन, ये डेटा एंट्री होती है, उसमें वैलिडेशन चेक्स भी लगे रहते हैं और टेबुलेशन भी होता है। फिर इसके बाद तो डेटा एंट्री के बाद जब डेटा वैलिडेट होकर लोग हेडक्वार्टर से आ जाता है, यहाँ पर हेडक्वार्टर पर भी लोग देखते थे, लोग देखा करते थे शक्ति और नीलम वगैरह दुनिया भर से जो चीजें हैं सब देख कर भेजा करते भाई ये जो है उसमें लिखा है ये चीज आना चाहिए, इसके ध्यान कोई चीज आ रही है उसको अगर सही है तो भी अप्रूव करो, नहीं सही है तो करेक्ट करो क्यों है। तो इस तरीके की चीजें होती है। क्वालिटी को एश्योर करने के लिए ये भी चीज देखा जाता है। इवन टेबुलेशन के लास्ट टाइम तक कोई कमी निकल जाती तो उसके विषय में भी कोई अब नॉर्मल जब चीजें डेटा आने लगता है तो उसके विषय में भी जानकारी ली जा सकती है। प्रिसिशन कंसिडरेशन भी है, रैंडम सैंपलिंग एरर ये भी होता है, नॉन सैंपलिंग एरर ये भी चीजें होती हैं। अच्छा चलिए भाई, अब टी ब्रेक हो गया है शायद।